जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन तथा इसके यौगिक लेसन 4 है। पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ लिए हैं। आप लोग उसका देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सभी विषय का प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट से भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या हैलोजनीकरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। हाइड्रोजनीकरण ये भी पूछा हुआ सवाल है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। कोयले का निर्माण कैसे होता है यानी कोयला कैसे बनता है। उसके बाद से जानेंगे बर्नन यानी कि लोहे को जो बर्नन होता है ना, जो लोहा को काटना और उसको जोड़ना, जो ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ा जाता है, बर्नन के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है और दारू पीने से हमें कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है। दारू यानी एल्कोहल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हैलोजनीकरण के बारे में। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया और क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है कि सूर्य की है ना प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन जो है, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ है ना, एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब है ना कहते हैं, तो इसी को हम लोग दोस्तों हैलोजनीकरण अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा है ना। बारी बारी से ये क्या होगा, क्लोरीन में उपस्थित हो जाएगा। अब जानेंगे हाइड्रोजनीकरण। दोनों के एक ही जैसा, यह हाइड्रोजनीकरण है या हाइड्रोजनीकरण है। ठीक है दोस्तों। तो एल्केनों के तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें योगशील अभिक्रिया काफी शीघ्रता से होती है, यानी कि काफी मतलब बहुत अच्छे से इसका अभिक्रिया हो जाती है। पीबी मतलब है ना क्या होता है मालूम है ना, लेड मतलब शीशा है ना। पीबी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं है ना। इसका उपयोग घी डालडा बनाने के लिए होता है। यानी हाइड्रोजनीकरण का उपयोग क्या चीज में होता है? घी डालडा बनाने के उपयोग में होता है। या क्या कर रहा है? एल्केन यानी एल्केन समझ गया ना, CH4, अकीन मतलब CH3। ठीक है दोस्तों, CH2। तो यह एल्केन की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें योगशील अभिक्रिया काफी शीघ्रता से होती है। किसका शीघ्रता से होती है? यानी कि पीबी यानी लेड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग घी डालडा बनाने के लिए होता है। तो ऑप्शन में आया था कि घी या डालडा किसका उपयोग में आता है, तो क्या बताइएगा? हाइड्रोजनीकरण के पर टिक आउट करिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है जीवाश्म ईंधन। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। यानी कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला मतलब जो खरीद के लाते हो, पेट्रोलियम मतलब जो गाड़ी में भराता है। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों को मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? तो यानी कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पहले है ना, वर्ष तक मृत पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु जानवर मिट्टी के में क्या होते हैं सर? दबे रहते हैं। दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आया था कि कोयला और पेट्रोलियम है ना, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो कहिएगा जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। टिक आउट जीवाश्म ईंधन पर मारिएगा। अगला आते हैं कोयला का निर्माण कैसे होता है। तो कोयला के निर्माण देखिए कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए और इनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठ गई। कालांतर में ये ऑक्सीजन के संपर्क में वंचित हो गए। फलतः इनका ऑक्सीजन नहीं हो पाता। इनका ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं हो पाता। पर इतना तक ही आप लोग याद कीजिएगा। बोलिएगा क्या कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे भूकंप आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए। क्या हो गए? धंस गए और इनके ऊपर मिट्टी, बालू, परत, जल बैठ गए। कालांतर में ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए, यानी इनको ऑक्सीजन नहीं मिला।
है ना, यह वंचित हो गया, फलतः इनका ऑक्सीजन नहीं हो पाया। यानी जब वंचित हो गया तो ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर, है ना, अंदर के ऊपर दाब और उच्च ताप तथा बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव से इनका रूपांतरण कोयले में हो गया। काची में हो गया सर? कोयले में हो गया। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप तथा बैक्टीरिया के संपर्क में आकर यह कोयले में बदल गया। तो छोटा चूंकि अगर याद करना है तो बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है। पूछेगा कोई कि कोयला कैसे बनता है, तो बता दीजिएगा कि बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है। निर्माण कैसे होता है, तो आपके पास सामने यहाँ पर है कि लाखों वर्ष पृथ्वी पर जंगलों में पेड़ पौधे भूकंप आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए, है ना। इसके ऊपर बालू जल परत बैठ गए और कालांतर में ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए। और जब वंचित हो गए तो इनका ऑक्सीजन नहीं हो पाया। ऑक्सीजन नहीं होने तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर जो उच्च दाब और उच्च ताप और बैक्टीरिया के चलते यह कोयले में बदल गया। अब आते हैं दोस्तों बर्नल। बर्नल समझ रहे हो कि लोहे को जोड़ना, यानी कि देखते हो ना कि लोहा जब कट जाता है ना, तो उसको जोड़ता है लोग। ये आंख में ऐसे काला चश्मा पहनेगा लोग और उसको जोड़ता है लोग, ठीक है। तो ग्रिल वगैरह जोड़ने में सर वो आता है जो काला चश्मा पहनकर उस पर दो उसमें से निकलता है प्रकाश। तो बर्नल, तो एसिटिलीन शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलकर ऑक्सी एसिटिलीन लौह देता है। यानी जो लोहा बाहर निकलता है, भाप जो निकलता है, लौह निकलता है, तो यह कौन सा लौह निकलता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन लौह देता है, ठीक है। इसका ताप लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। जो भाप निकलता है एकदम गरम गरम निकलता है ना, वो 2800 डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है। इस ऑक्सी एसिटिलीन लौह का उपयोग लोहे को काटना या जोड़ने के लिए होता है। यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग जो होता है लोहे को काटना या जोड़ने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। फिर जानेंगे कि वर्णन क्या पूछेगा, कि वर्णन क्या है, तो बताइए कि एसिटिलीन शुद्ध ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर। यह जलकर ऑक्सी एसिटिलीन लौह देता है, ठीक है, तब ही वर्णन उसका नाम रखा गया है। तो आई होप इतना आप लोग समझे होंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, या पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, और एल्कोहल पीने से हमें कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम का निर्माण, एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, और वनस्पति तेल और वसा क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, देखिए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। यह क्वेश्चन आपको का टेस्ट में और मैट्रिक इम्तिहानों में पूछा हुआ है। तो गौर कीजिएगा कि पेट्रोलियम की उपस्थिति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधों से होती है। यानी पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे होती है सर? पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधों से होती है, ठीक है। इनकी मृत्यु होने पर ये बालू और मिट्टी में ढक जाते हैं। जब इनके मृत्यु होती है तो बालू और मिट्टी में क्या होते हैं? दब जाते हैं, यानी ढक जाते हैं। लाखों वर्ष तक उष्मा, दाब तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण, है ना, ये हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी उच्च दाब पर लाखों वर्ष में, है ना, यह हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाती है। यह हाइड्रोकार्बन संतृप्त चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगती है। यानी कि संतृप्त चट्टानों के ऊपर आने लगती है, जैसे तेलिया कहते हैं, तेलिया, है ना, जड़े ऊपर आने लगते हैं। इस क्रम में अग्नि चट्टानें इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती है। इन चट्टानों के नीचे ये तेल के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं? विद्यमान। आपको 3 से 4 लाइन में आपको आंसर दे देना है। कैसे दीजिएगा? पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव तथा छोटे छोटे पौधों से होती है। एक लाइन में दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा लाइन में क्या बोलेगा? इनकी मृत्यु होने पर ये बालू और मिट्टी में ढक जाते हैं। क्लियर? 2 लाइन में हो गया। लाखों वर्ष तक उष्मा, दाब तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण ये, है ना, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेप फिर बोलिएगा, ये हाइड्रोकार्बन संतृप्त चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगती है। इस क्रम में अग्नि चट्टानें इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। इन चट्टानों के नीचे ये तेल के रूप में विद्यमान रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर शॉर्टकट में कोई पूछेगा कि पेट्रोलियम का निर्माण होता कैसे है, तो शॉर्टकट में बोलिएगा कि छोटे छोटे पौधों और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। छोटे छोटे, है ना, पौधों और जानवरों से पेट्रोलियम का क्या होता है? निर्माण होता है।
अब आते हैं एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है। एथेनॉल कहो या एल्कोहल कहो या शराब कहो, या पीने से हमें कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। एथेनॉल है ना, एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। जो एथेनॉल है इसको एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग शराब के रूप में होता है, जिसका उपयोग का होता है, शराब के उपयोग में होता है। इसके अलावा एल्कोहल का उपयोग है ना, टिंचन आयोडीन एक अलग होता है जो शराब वगैरह में फेंटा जाता है, कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में किया जाता है। यानी कि एथेनॉल का यानी एल्कोहल का उपयोग किसमें होता है, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक में होता है। थोड़ी मात्रा में एल्कोहल पीने से नशा आता है, थोड़ा मात्रा में एल्कोहल पीजिएगा क्या आएगा, नशा आता है, और जो गम में डूबा रहेगा उसको नशा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्कोहल के लगातार सेवन से आलस्य, मानसिक व्याकुलता तथा शरीर मुरझा जाती है। यानी कि उसको लगातार हमेशा सेवन कीजिएगा तो शरीर क्या होगा, मुरझा जाएगा, ठीक है ना, सब गाल उल धंस आ जाएगा, सब मुरझा जाएगा, बॉडी मतलब हड्डी लगने लगेगा, तो वही शरीर मुरझा जाती है, ठीक है। इस प्रकार एथेनॉल पीने से हमें बुरा प्रभाव पड़ता है। तो 3 लाइन में आंसर दे दीजिएगा। कैसे दीजिएगा, तो एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग शराब बनाने में होता है। चलिए दूसरा लाइन में बोलेंगे, इसके अलावा एल्कोहल का उपयोग आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक में किया जाता है। 2 नंबर हो गया। थर्ड में बोलिएगा, थोड़ी मात्रा में एल्कोहल पीने से नशा आता है, ठीक है। नशा उसको नहीं आता है जो पूरे गम में डूबे रहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। जो फाइनली मतलब मस्त अपने रहेगा ना, दिमाग से दम ताजा रहेगा ना, उसी को ज्यादा नशा आता है। एल्कोहल के लगातार सेवन से है ना, आलस्य, मानसिक व्याकुलता तथा शरीर मुरझा जाती है। यानी इसको पीना चाहिए, बाकी कम मात्रा में पीना चाहिए, है ना पीजिएगा तो कोई बात नहीं है ना, यह बहुत एक गलत प्रभाव पड़ाता है। अगला देखिएगा, इसको सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। कोई देखोगे ना कि मतलब कि कफ सिर्फ या टॉनिक एक बोतल मार लेगा तो सुतले रह जाएगा, सोच रहा हूँ। अब आइए, वनस्पति तेल और वसा क्या होते हैं, तो देखिए उच्च वसीय अम्ल तथा है ना ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। और एस्टर का सुगंध कैसा होता है, फल जैसा मीठा होता है। कैसा होता है, फल जैसा मीठा होता है। एस्टर का सुगंध कैसा होता है, तो फल जैसा क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। कल हम लोग देखेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर, यानी साबुन जो लाइफबॉय, डिटॉल्स है ना, जो लड़कियों को पसंद है पियॉन्स है ना, उस सब के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे साबुन बनता है। कल बताएंगे कि साबुन कैसे बनता है, वह क्यों गलता है, कैसे गलता है, क्या मात्रा होता है ना। और अपमार्जक जानेंगे, यानी सर्फ के बारे में जानेंगे। तो कल वीडियो आप लोग को मिलेगा साबुन और अपमार्जक में है ना अंतर, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, सबके बारे में कल बताया जाएगा। तो दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के पास जरूर भेजें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।